गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशो अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असल के लिए, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान, अंदाज़े बयान। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए, बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये इंशा अल्लाह खां इंशा का शेर है, वही इंशा जिन्हें उर्दू के कई अहम मराकिज़ में रहने का शर्फ हासिल है। वो बंगाल के मुर्शिदाबाद में पैदा हुए, वहाँ से फैज़ाबाद पहुँचे, फैज़ाबाद से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ, लेकिन उनका शुमार लखनवी स्कूल के शोरा में होता है। और क्यों ना हो, उनके अंदर खालिस लखनवी रंगो आहंग जो पाया जाता है। इंशा मुगल शहजादे सुलेमान शिकोह के दरबारियों में से थे। इंशाअल्लाह खां इंशा की विलादत सन 1756 के लगभग मुर्शिदाबाद में हुई। 16-17 साल की उम्र में अपने वालिद माशाअल्लाह खां के साथ फैज़ाबाद आए। वहां से सन 1779 के आसपास दिल्ली पहुंचे। माशाअल्लाह खां बड़े आलिम भी थे, इसलिए जहां गए उनकी आवभगत हुई। इंशाअल्लाह खां इंशा को आला दर्जे की तालीम मिली थी। जहानत, ज़की उल हिस्सी और तेजी व बेबाकी फितरत और शख्सियत का जुज़्व थी, इसलिए हर जगह एजाज़ व इकराम के मुस्तहिक़ करार पाते थे। तकरीबन 18 साल दिल्ली में रहकर कई दूसरे शोरा की तरह इंशा भी लखनऊ चले आए और अपनी गैर मामूली जहानत के बाइस हाथों हाथ लिए गए। अदब के मुवर्रिखों ने मुर्शिदाबाद के उनके क़याम को कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी है, मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि 18वीं सदी का बंगाल दिल्ली से बहुत मुख्तलिफ था। अंग्रेज़ी ज़बान व तहज़ीब का असर वहाँ की ज़िंदगी पर पड़ रहा था और एक तरह की नई बेदारी की झलक पैदा हो चुकी थी। आप भी उनकी गज़ल सुने और महसूस करें उनके दिल की धड़कन को। कमर बांधे हुए चलने को, कमर बांधे हुए चलने को, यहाँ सब यार बैठे हैं। कमर बांधे हुए चलने को, यहाँ सब यार बैठे हैं। बहुत आगे गए, बाकी जो है तैयार बैठे हैं। कमर बांधे हुए चलने को। चाल है, चाल है, ये अपनी चाल है। वो
नजर आया जहाँ पर सायाए दीवार बैठे हैं, नजर आया जहाँ पर सायाए दीवार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को। नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारों, नजीबों का अजब कुछ हाल है इस दौर में यारों, जहाँ पूछो यही कहते हैं, हम बेकार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो है तैयार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को। भला गर्दिश फलक की चैन देती है किसे इंशा, गनीमत है कि हम सूरत यहाँ दो चार बैठे हैं, कमर बांधे हुए चलने को। बेहद ज़हीन आदमी थे और ज़बान पर उनको बड़ी महारत थी। ज़बान पे न सिर्फ महारत थी बल्कि ज़बान को और उस पर तहक़ीक़ करने का, उसको खंगालने का, उसके अंदर नए नए पहलू निकालने का, जुस्तजू करने का उन्हें बड़ा शौक़ था। चुनांचे उन्होंने ज़बान के ज़रिया लताफ़त जैसी किताब उन्होंने लिखी जो आज तक उर्दू की तारीख़ में बहुत अहम समझी जाती है, जिसमें उर्दू ज़बान के बारे में और वैसे भी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में बड़ी गुर की बातें लिखी हैं। इंशाअल्लाह खां इंशा ने शायरी में, उर्दू शायरी में नए तजर्बे करके, उर्दू नस्र में नए तजर्बे करके हमारे अदब को, हमारी ज़बान को एक तरह से इस हवाले से पुरसरवत बनाया कि हम सिर्फ रिवायती किस्म की शायरी नहीं हो सकती, सिर्फ रिवायती किस्म के लफ्ज़ियात पर भी मबनी नस्र नगारी नहीं हो सकती, बल्कि नए चैलेंजेस के साथ हम अपनी नस्र को, हम अपनी शायरी को नई समतें अता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह खां ने महसूस किया कि हमारा जो रोज़मर्रा है, हमारी आम ज़िंदगी में जो ज़बान इस्तेमाल होती है, हम उसकी तरफ ज़रा तवज्जो करें और उसे खंगाल के देखें और उसमें तजर्बा करके देखें कि ये कैसी निकलती है। चुनांचे उन्होंने दावा किया कि मैं एक ऐसी ज़बान में दास्तान लिख रहा हूँ कि जिसमें कोई लफ्ज़ न संस्कृत का आएगा, न फ़ारसी और अरबी का आएगा, सब के सब वो अल्फाज होंगे जो ख़ालिस हमारी उर्दू के हैं। और उन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी, कहानी रानी केतकी और राजा उदयभान की। अब उसमें एक आध लफ्ज़ ज़रूर ऐसा है कि जो कहीं बाहर कहा गया है, लेकिन ये एक महज इत्तेफाक है, वरना वो एक ख़ास तौर से जिस बात को
की निशानदेही करती है इंशा की ये कोशिश, वो ये कि एक उर्दू अब एक अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, एक नई ज़बान है, यानी जो फ़ारसी से आज़ाद होकर निकल रही है। और शायरी में तो वो मकबूल हो चुकी थी, लेकिन नसर में उसकी तरफ तवज्जो हिंदुस्तान में नहीं हुई थी, या हुई तो बहुत कम थी। इंशा शाह आलम के ज़माने में दिल्ली आए। ये वक्त वो था कि शाह आलम की आंखें निकाली जा चुकी थी और दरबार एक मरघट की तरह सुनसान था। इंशा अपनी हंसी दिल्लगी की बातों से ज़िंदगी को काबिले बर्दाश्त बनाने की कोशिश करते थे, मगर जो अंधेरा छा चुका था वो दूर न हुआ। आगे बढ़ने से पहले क्या बेहतर हो कि उनकी एक गज़ल सुन ली जाए। छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो, बात में तुम तो खफा हो गए, बात में तुम तो खफा होगे, लो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो। कहोगे जिसे कुछ क्यों न कहेगा तुमको, तुम कहोगे जिसे कुछ क्यों न कहेगा तुमको, तुम कहोगे जिसे कुछ क्यों न कहेगा तुमको, तुम कहोगे जिसे कुछ क्यों न कहेगा तुमको, छोड़ देवेगा भला, छोड़ देवेगा भला, देख तो लो और सुनो, छोड़ देवेगा भला, देख तो लो और सुनो, बात में तुम तो खफा हो गए, लो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो, छेड़ने का तो मजा तब है कहो और सुनो। बात मेरी नहीं सुनते जो अकेले मिलकर, मिलकर अकेले मिलकर, बात मेरी नहीं, बात मेरी नहीं, बात मेरी नहीं सुनते, बात मेरी नहीं सुनते जो अकेले मिलकर, बात मेरी नहीं सुनते जो अकेले मिलकर, ऐसे ही ढंग से,
ऐसे ही ढंग से सुनाऊं कि सुनो और सुनो, ऐसे ही ढंग से सुनाऊं कि सुनो और सुनो। बात में तुम तो खफा हो गए, लो और सुनो। छेड़ने का तो मजा, छेड़ने का तो मजा तब है, कहो और सुनो। छेड़ने का तो मजा तब है, कहो और सुनो। छेड़ने का तो मजा तब है, कहो और सुनो। बात में तुम तो खफा हो गए, लो और सुनो। छेड़ने का तो मजा, छेड़ने का तो मजा, छेड़ने का तो मजा तब है, कहो और सुनो। दिल्ली के शोरा में जब झगड़े बढ़े तो इंशा लखनऊ चले आए और कुछ दिनों बाद जब सुलेमान शिकोह का दरबार सजा तो वो भी उन्हीं के दरबार में दाखिल हो गए। लखनऊ में जुर्रत, मुसहफ़ी और दूसरे शोरा पहले से अपनी धाक जमाए हुए थे। इंशा किसी से पीछे रहने वाले न थे, इसलिए उनके आने से शेर व शायरी का बाज़ार और दमक उठा। मुशायरों में मुकाबले होते, चोटें चलती, स्वांग भरे जाते और मज़ा बढ़कर तंज में तब्दील हो जाता। लखनऊ में उन्हें बहुत दिन नहीं गुजरे थे कि इंशा अपने कलाम, चुटकुलों और बातों से सिर्फ दरबार की ही जान नहीं बने, बल्कि पूरी दुनियाए शायरी के खवास में गिने जाने लगे। ये शायर दूसरे शायरों से इस तरह मुख्तलिफ था कि शायर का जो शुरू में एक तस्वुर था कि बड़ा दुबला पतला, आशिक मिजाज और बहुत ही संजीदा, कम बोलने वाला, कम हंसने वाला होगा। इंशाअल्लाह खां इंशा बिल्कुल इसके उलट थे। बेहद हंसोड़ किस्म के आदमी थे, हंसते थे, हंसाते थे, लतीफ़े सुनाते थे। इसी वजह से इनको शोहरत भी ज़्यादा मिली। शायरी तो खैर उनका असल मैदान था ही, और उन्होंने नहायत आला दर्जे की शायरी की, बहुत ज़ख़ीम दीवान छोड़ा। ज़बानदां थे बहुत बड़े, ज़बान पे उनको जो महारत हासिल थी वो जाहिर है कि दूसरे शायरों के हिस्से में वो महारत बहुत कम आई। उन्होंने कई तजर्बे भी किए। रानी केतकी की कहानी उनकी एक ऐसी कहानी है कि जो उर्दू नस्र की तारीख़ में हमेशा ज़िंदा रहेगी। उसी तरह से उन्होंने एक दूसरा भी तजर्बा किया, वही बहुत दिलचस्प तजर्बा है। सिल्क गौहर के नाम से उनकी जो किताब है उसमें उन्होंने ये कोशिश की है कि बग़ैर नुक्ते के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। ये बड़ा मुश्किल काम है। उर्दू, पर्शियन, अरबी के बारे में तो कहा जाता है कि बग़ैर नुक्ते के इस ज़बान का तस्वुर नहीं किया सकता, इन ज़बानों का तस्वुर नहीं हो सकता। लेकिन इंशाअल्लाह खां इंशा ने इसको भी बतौर चैलेंज लिया। न छेड़े न खते बाजे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अटखेलियाँ सूझी हैं, हम बेजार बैठे हैं। इनकी शायरी का ये है कि इनकी शायरी में हर रंग मिलता है, कोई एक मखसूस रंग इनके यहाँ नहीं है। जब ये बहुत ही संजीदा होते हैं, फ़िक्र का इजहार करना चाहते हैं तो इनकी शायरी अच्छी होती है, आला मियार की होती है। जहाँ मस्खरापन इनके मिजाज पे हावी होता है तो इनकी शायरी मस्खरेपन या कहिए कि इब्तिज़ाल की हद तक गुजर जाती है। लखनऊ में नवाब सादत अली ख़ां को इंशा ने अपनी बातों से ऐसा गिरविदा कर लिया कि उनकी नाक का बाल बन गए। लेकिन अपनी तबीयत की तेज़ी की वजह से वो हद से बढ़ जाते और सादत अली ख़ां को नाराज़ कर देते। दरबारी ज़िंदगी की कशमकश, जवान बेटे की मौत और नवाब की बरगश्तगी ने आलमे दीवानगी में पहुंचा दिया। हंसने हंसाने वाले की हंसी अब ख़त्म हो चुकी थी और जुनून मुसल्लत था। इसी आलम में 1817 में इंतकाल किया। उनके रंग की एक और गज़ल मुलाहिज़ा फरमाइए।
कहता है बोलो मत बोलो, कौन कहता है बोलो मत बोलो, हाथ से मेरे, हाथ से मेरे एक जाम तो लो, हाथ से मेरे एक जाम तो लो, ज़ौक़ आता उन्हीं बातों पे लौटता हूँ मैं, उन्हीं बातों पे लौटता हूँ मैं, गाली फिर दे, गाली फिर दे के मेरा नाम तो लो, गाली दे के मेरा नाम तो लो, ज़ौक़ आता है। उन निगाहों पर बिके हैं इंशाअ, उन निगाहों पर बिके हैं इंशाअ, मुफ्त में मूल एक गुलाम तो लो, मुफ्त में मूल एक गुलाम तो लो, ज़ौक़ आता है। ज़ौक़ आता है दिल को थाम तो लो। इंशा की गज़लों के मुताले से मालूम होता है कि दरबारदारी और मस्खरी ने उनकी शायरी की कई सतह बना रखी थी। संजीदगी और फ़िक्र है तो सतह बुलंद है, हंसोड़पन और छेड़छाड़ है तो नीची। उनके इल्मो फ़ज़ल के शायर उर्दू में कम ही होंगे। हमारे जितने क्लासिक शुरा हैं, इंशा लखा इंशा उनमें सबसे ज़्यादा ज़बानें जानते थे। तुर्की जानते थे, पुश्तू जानते थे, इसके अलावा कश्मीरी जानते थे, पंजाबी जानते थे, और इन तमाम ज़बानों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया है, इससे काम भी लिया है अपनी शायरी में। चुनांचे उन्होंने ज़बान के ज़रिया लताफ़त जैसी किताब उन्होंने लिखी, जो आज तक उर्दू की तारीख़ में बहुत अहम समझी जाती है, जिसमें उर्दू ज़बान के बारे में और वैसे भी ज़बान के इस्तेमाल के बारे में बड़ी गुर की बातें लिखी हैं। वो एक ख़ास तौर से जिस बात को की निशानदेही करती है इंशा की ये कोशिश, वो ये कि एक उर्दू अब एक अपने पैरों पे खड़ी हो रही है, एक नई ज़बान है, यानी जो फ़ारसी से आज़ाद होकर निकल रही है,
और शायरी में तो वो मकबूल हो चुकी थी, लेकिन नसर में उसकी तरफ तवज्जो हिंदुस्तान में नहीं हुई थी। लगी है मेघ की झड़ी बाग में चलो झूले, कि झूलने का मज़ा भी इसी बहार में है। उनकी कुछ गज़लें फ़न और इजहारे वारदात के लिहाज से तगज़ुल से भरी हुई हैं। हाँ, कभी कभी सोज़ो गुदास की कमी का एहसास होता है। उनके इल्म के तकाज़े कसीदों में ज़रूर पूरे होते हैं, जहाँ वो मुश्किल ज़मीनों, आलिमाना ख़यालों और भारी भरकम तरकीबों से कसीदे की फ़िज़ा पैदा कर लेते थे। नाज़रीन, लखनऊ स्कूल के नुमाइंदा शायरों में उनका नाम बहुत एहतराम के साथ लिया जाता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ये महफ़िल यहीं बर्खास्त करने की इजाज़त दें। आइंदा फिर नए शायर और उनके अंदाज़े बयां के साथ मैं सरवर ज़हरा आपसे मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।